इन प्रश्नों से बचने के लिए ही कभी धीरेन्द्र शास्त्री जी को वहां उतार दिया जाता है, कभी श्री श्री रविशंकर को, कभी आपके विधायक होली जुम्मा पर बोलने लगते हैं, तो कभी औरंगजेब पर। कौन बचना चाहता है ये मैं सब प्रमाण बोलता हूं। जोशो जुनून में जो आलोक जी ने अभी तकरीर पढ़ी, तो मैं पूछना चाहता हूं, आज इस 21वीं सदी में जब भारत का युवा देख रहा है कि हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था, इंडिया के अंदर होली चल रही है और इंडिया के हिंदू इसके ऊपर बहुत भड़के हुए हैं, क्योंकि उस दिन जुमे का दिन भी है और वो चाह रहे हैं कि मुसलमान जुमे की नमाज ना पढ़े। और अंजना ओम कश्यप ने इसके ऊपर एक प्रॉपर शो किया है और मुसलमानों के ऊपर होली वाले दिन मस्जिद के सामने इन्होंने कलर गिराए और बीजेपी के कुछ गुंडों ने वहाँ पे झंडे गाड़े और ये चाहते हैं कि मुसलमानों ने इनसे सिर्फ यही डिमांड की कि हमारे हॉस्पिटल और हमारे बैंक अलहदा होने चाहिए ताकि हमारा हिंदुओं से झगड़ा ना हो सके। लेकिन इस पर भी जो बीजेपी की गवर्नमेंट है उसने गुस्सा दिखाया और हमेशा मुसलमानों को उन्होंने दबाने की कोशिश की है। आज हम इसी के ऊपर रिएक्ट करने जा रहे हैं अंजना ओम शो के ऊपर। मेरा नाम है अरसलान, आप देख रहे हैं मुझे पाकिस्तान से। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बिहार में क्या हुआ, 20 साल के नीतीश कुमार के शासन में क्या हुआ, इन प्रश्नों से बचने के लिए ही कभी धीरेन्द्र शास्त्री जी को वहां उतार दिया जाता है, कभी श्री श्री रविशंकर को, कभी आपके विधायक होली जुम्मा पर बोलने लगते हैं, तो कभी औरंगजेब पर। कौन बचना चाहता है ये मैं सब प्रमाण बोलता हूं। जोशो जुनून में जो आलोक जी ने अभी तकरीर पढ़ी, तो मैं पूछना चाहता हूं, आज इस 21वीं सदी में जब भारत का युवा देख रहा है कि हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजिकली एडवांस, और हम 5G और AI की बात कर रहे हैं, औरंगजेब का विषय कौन लाया? अबू आजमी सपा के। और आलोक जी गौर फरमाइएगा, उसके बाद ये राशिद अलवी किस पार्टी के हैं? औरंगजेब पे बोलने वाले कांग्रेस के। ये इमरान मसूद किस पार्टी के हैं? कांग्रेस के। ये वही है जिन्होंने कहा था मोदी जी की बोटी बोटी काट डालूंगा। ये औरंगजेब की कब्र पे जाके फातिया पढ़ने वाले इमरान प्रतापगढ़ी सांसद किस पार्टी के हैं? कांग्रेस के। कौन ला रहा है फालतू के मुद्दे बीच में? खुद मियां फजीहत और दूसरों को नसीहत, मतलब खुद तो ये कर रहे हैं और हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और रही बात, इन्होंने कहा कि शेयर मार्केट में डूब गया, तो इस समय अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो समस्या है, मैं कहता हूं सब लोग, लाखों दर्शक देख रहे हैं, चेक करिए, परसों अकेले एक दिन में अमेरिका की शेयर मार्केट में $1 ट्रिलियन डूबा है। $1 ट्रिलियन डूबा है। और रही बात, ये कह रहे हैं कि हमारे लोगों के साथ ये किया गया, तो अमेरिका में जो लोग लीगली जाते थे तो इनलीगल किया गया। लीगली जाने वाले लोगों के कपड़े उतरवा के चेकिंग होती थी। ये माय नेम इज खान फिल्म क्यों बनी थी? और युवा पीढ़ी को नहीं पता होगा, मैं बताना चाहता हूं, जब सर्वशक्तिशाली प्रधानमंत्री इनके हिसाब से इंदिरा जी की सरकार थी, 1970 के दशक में इंग्लैंड जाने में भारत की लड़कियों का वर्जिनिटी टेस्ट होता था और वो भी एयरपोर्ट पे होता था, कस्टम अधिकारियों की सम्मत होता था। कहां गई आयरन लेडी उस समय बोलने वाले? इसलिए आप तो लीगल लोगों का बचाव नहीं कर पाते थे और यहां इलीगल लोगों के पीछे बढ़ने का प्रयास करते हैं। होली और रमजान में कमजोर नेता कौन होता है जो विदेश में जाके कहे? राहुल गांधी। अमेरिका और यूरोप चुप क्यों है भारत के अंदर जो हो रहा है? यानी दूसरी, इसीलिए मैं एक लाइन में कहना चाहूंगा, अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की। अंजना जी छोटा सा उत्तर, अंजना जी बहुत छोटा सा उत्तर। सर, होली और रमजान में इतना दिक्कतें हो रही हैं, आप लोग का मुंह उस टाइम पे नहीं खुला जब हज सब्सिडी दी जाती थी और भाजपा की सरकार आकर के हज सब्सिडी बंद की। दूसरी मेरी बात सर, टैरिफ की बात, आज तक टेस्ला कंपनी भारत में इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि उनके ऊपर 200% टैरिफ लगाए, तो टैरिफ का खेल भारत की सरकार को भी आता है। एक साथ जवाब। सर, अगर आज संभल में ही ऐसा हो रहा है तो आपको नहीं लगता कि और स्टेट्स के लिए ये बहुत खतरनाक प्रेसिडेंट सेट हो रहा है? और हमारे संविधान जब सेक्युलरिज्म की बात करता है तो ये कितना खतरनाक है संविधान के लिए भी। जो ASI सर्वे हो रहा है संभल के मॉस में, उसका क्या पर्पस क्या है? अगर वहाँ पे हिंदू टेम्पल के रुइंस मिलते भी है तो क्या करेगी सरकार? जो संभल में अनुज चौधरी जी ने जो स्टेटमेंट दिया और योगी जी ने उनका प्रेज किया है, तो ये सच में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए अपना हिंदुत्व एजेंडा सेट कर। मेरा सवाल हेट स्पीच पे होगा कि अभी रिसेंटली एक कॉमेडियन ने अपने प्राइवेट शो पे कुछ बात बोली थी, तो उस पे 100 FIR फाइल किए गए, बट देश में जो इतने पॉलिटिशियंस और इतने लोग हेट स्पीच देते हैं, बट उस पे तो कुछ काम नहीं होता। इनको इम्यूनिटी मिली हुई है। मेरा प्रश्न ये है कि होली और जुम्मे की नमाज साथ में पढ़ रही है, लेकिन सिर्फ तनाव संभल में क्यों? पूरा देश शांत है लेकिन संभल। मेरा सवाल ये है कि हमारे चीफ मिनिस्टर्स बिना मतलब से नफरत के बीच क्यों बो रहे हैं? एक साथ जवाब लूंगी। जैसी ब्रज की भूमि पे, कृष्ण भूमि पर अगर महिलाओं का शोषण हो रहा है तो क्या गारंटी है कि बुरा न मानो होली पर आप लोग मुसलमानों के धर्म का भी शोषण कर देंगे? क्या गारंटी है कि तिरपाल ढके हुए मस्जिदों को सुरक्षा मिलेगी?
प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अकॉर्डिंग 1991 कहा जाता है कि जो 15 अगस्त 1947 पे स्ट्रक्चर था उसे लेकर जाएंगे। तो उस संदर्भ में जो संभल की कंट्रोवर्सी हो रही है उसको कानून के संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? वो कानून क्या ये कहना सही नहीं है कि बस धार्मिक विवाद हमेशा चुनावी मुद्दा बन के रह गए हैं? आपको थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा, मेरा माइक वहां तक। इफ इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री और जुम्मे के दिन होली है तो ये कम्युनल हार्मनी इंक्रीज करने के लिए भी तो यूज किया जा सकता है ना। व्हाई इज दिस अ हिंदू मुस्लिम इशू? हमारी गवर्नमेंट सेंसरशिप एक्ट प्रमोट करने को बोलती है, लेकिन वो विधायकों पे क्यों लागू नहीं होता? जबकि बहुत अच्छी बात है। जल्दी सबसे ज्यादा सवाल आपसे आए हैं, आप जवाब दीजिए। उन लोगों का ये पूछना है कि संभल को लेकर जो ये बवाल जो नई हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनी है, करिएगा क्या सर्वे कराकर? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। ये हिंदुत्व की प्रयोगशाला नहीं, संविधान के लिए खतरनाक प्रयोगशाला बनी है। जो स्ट्रक्चर एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट था उसमें सरकार नहीं जा सकती, यानी सरकारी एजेंसी जिसकी मालिक है सरकार उसमें नहीं जा सकती। यह संविधान खतरे में है या संविधान काम कर रहा है? दूसरा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात की गई तो 1947 15 अगस्त को संभल की तथाकथित मस्जिद एक एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट थी। वो कैसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप में बदल गई? संविधान खतरे में है कि संविधान अलग हो चुका है? अब कानून की जहां तक बात करें तो मैं ये भी बताना चाहता हूं, और जो संभल में हुआ वाकई देश के लिए बहुत खतरनाक था। 78 में इतने लोग मारे गए, सैकड़ों हजारों लोग, और उसके बाद जलवाए जलाल से कहा जा रहा है कि सरकार की संपत्ति मेरी रिलीजियस वो बन जाएगी प्लेस, और सरकार चू न बोले। अगर सरकार ने बोला तो बात खत्म हो जाएगी। और कैसे संविधान खतरे में, बताना चाहता हूं, तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली का एक मंदिर जो 1500 साल पुराना गांव है वो वक्फ की प्रॉपर्टी हो गया, जिसमें 1500 साल पुराना मंदिर है। ठीक है, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या कहता है कि 15 अगस्त 47 को जो स्टेटस था वो बहाल रहेगा। तो 1500 साल पुराना मस्जिद वक्फ कैसे हो सकता है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के हिसाब से जो क्वेश्चन कर देना चाहिए था, क्वेश्चन किया क्या? नहीं किया ना। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को भी वही यूज करना है अपने पक्ष में, और वक्फ बोर्ड को भी अपने ही पक्ष में यूज करना है। इसी भेदभाव के कारण यह परिस्थिति उत्पन्न होती है कि जो चुप रहेगी जुबान खंजर तो लहू पुकारेगा आस्तीन का। ठीक है, एक बार आलोक जी, चूंकि कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर एक के बाद एक उन्होंने प्रहार किया, और हज सब्सिडी से लेकर तमाम टैरिफ पर उस बच्चे का प्रश्न था। मैं सबसे पहले तो अभी इन्होंने कहा कि 1947 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट था, एएसआई डिपार्टमेंट बना 1958 में। लेकिन झूठ में कुछ भी बोलते चले जाते हैं। मैंने तुरंत निकाला कि एएसआई डिपार्टमेंट बना कब है भाई? क्या कह रहे हैं? एएसआई पहले नहीं था सर, अभी देख लो एएसआई का प्रेजेंट। अरे भाई दोनों रेगुलेशन है। तो चलिए 58 के साथ 47 में क्या स्टेटस है? सुन तो लीजिए, एक्ट 58 में बना, और उसमें अमेंडमेंट जो पहला है वो 1972। उससे पहले ताजमहल क्या था? नहीं भाई, बोलिए ना, कहते थे कि मंगलसूत्र क्या था? छोड़ दीजिए, एएसआई डिपार्टमेंट 47 में था। वापस आते हैं। अब बात आती है हेट स्पीच की। वैसे तो आज बच्चों ने जिस तरह के सवाल पूछे हैं उससे पूरी तरह से बीजेपी को एक आईना दिखाया गया है कि आप लोग जो एजेंडा चला रहे हैं उसको युवा पीढ़ी किसी भी रूप में बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। 10 में से 9 सवाल यही इशारा कर रहे हैं कि हमको रोजगार चाहिए, हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए, हमें अच्छी जिंदगी चाहिए, हम रोज नफरत की जिंदगी में जिए, ये नहीं चाहिए। अब बात आती है कि किसने क्या किया। अरे भाई, हेट स्पीच किसने सबसे ज्यादा दी? एडीआर की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। वो कहती है कि बीजेपी की सरकार आने के बाद वो 600% बढ़ गई, और हालत यह है कि इलेक्शन कमीशन खामोश होकर एक पिट्ठू की तरह काम करता है, हेट स्पीच पर कोई एक्शन नहीं लेता है। मैंने शब्द इस्तेमाल किया है और कठोर शब्द इस्तेमाल किया है, क्योंकि ऐसे ही लोगों को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाता है बाईपास करके। और इलेक्शन कमिश्नर जितने हैं उनके किस तरह के कंडक्ट रहे हैं। विपक्ष को 1-1 साल तक समय मत दो, हेट स्पीच को पूरी तरह से चलने दो, ताकि हिंदू मुसलमान हो। केवल धर्म के आधार पर बांटकर आप रोजगार लेना चाहते हैं। भाटी साहब, चलिए आप केवल मुझे ये बता दीजिए कि दिल्ली देश की राजधानी है, अभी चुनाव हुआ, 11 साल में आम आदमी पार्टी ने तो बेड़ा गर्क किया ही। क्या मोदी सरकार ने एक कॉलेज बनाया? बच्चों आप बता दो उस कॉलेज का नाम जो मोदी सरकार ने बनाया हो 11 साल में। आप लोग बता दीजिए। एक हॉस्पिटल का नाम बता दीजिए, आप लोग इतने बैठे हुए यहां पर, जो दिल्ली में मोदी सरकार ने बनाया हो। लेकिन विषय क्या होंगे? हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। एक फेल सरकार है, विदेश नीति फेल है, अर्थनीति फेल है। ये वही मोदी साहब थे ना जो कहते थे कि रुपया जब गिरता है भाइयों बहनों मित्रों तो सरकार की साख गिरती है। आज हालत क्या है? किसकी साख गिर रही है?
आज कितना कर्जा देश के ऊपर बढ़ गया, माइक और उठाइए। जो कर्जा बढ़ रहा है उसका ब्याज देने में हमारा कितना रुपया डॉलर्स की तुलना में बहुत जा रहा सारे है। जो प्रश्न थे उन सब पर जवाब, महंगाई दर लेकिन कितनी है इस समय? महंगाई दर कितनी है भाई? विकास की बात कर रहे हैं। महंगाई तो है ही नहीं देश के अंदर। नहीं कितनी है बोलिए ना। है ही नहीं। अरे बोलिए ना। मैं कह रहा हूं है ही नहीं। आगे ना बेरोजगारी है ना महंगाई। 3.61% है जो पिछले 5 साल में 80 करोड़ लोगों को राशन देके देश को चलाने का पीठ थपथपा रहे हैं आप लोग। 100 करोड़ लोग केवल जरूरत की चीजें खरीद रहे हैं आज की तारीख में। आज बड़ा सवाल है, आप लोग कहते हैं महंगाई नहीं, कितने आप स्मार्टफोन लोग कहते हैं बेरोजगारी नहीं। बोलो कितने स्मार्टफोन है देश में? देखिए जरा एक बार जाके 84 करोड़। मैं तो अभी स्मार्ट सिटी से ही आ रहा हूँ। 100 स्मार्ट सिटी बन गई है, मैं स्मार्ट सिटी से ही आया हूँ। देश की राजधानी में 1-1 महीने तक स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं पॉल्यूशन की वजह से, लेकिन हर मुख्यमंत्री समस्या का योगी आदित्यनाथ समाधान ने हिंदू तो मुसलमान। भाटी जी ये भी कहा कि भगवा मैं पहनता हूं, मेरे ऊपर सब उंगली उठाते हैं, लेकिन एक दिन वो भी आएगा जब पूरी दुनिया भगवा पहनेगी। तो उनकी लाइन लेंथ तो एकदम क्लियर है। नहीं, मैंने अभी तो एक दो आलोक जी ने इशारा किया, मैं ईमानदारी से जब उधर से सवाल पूछे जा रहे थे तो मुझे लग रहा था कि आज कम से कम आज तो जो पैनलिस्ट हैं उनसे ज़्यादा समझदार आगे ऑडियंस बैठी हुई है। आपने जो सवाल पूछे उनका सार ये मेरी समझ में आया कि ये हिंदू मुसलमान की समस्या है नहीं, ये बनाई जाती है, ये कृत्रिम रूप से तैयार की जाती है। इस देश में कितनी बार जुम्मे के दिन होली पड़ी है और शांति से मनी है और समझदारी से मन जाती है, और होली तो 1 बजे तक लगभग खत्म हो जाती है और नमाज 1 बजे के बाद होती है। ये जानबूझ के ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है। नहीं जी, हम तो होली वहीं खेलेंगे जहां मस्जिद है, हमारे तो रामनवमी के जुलूस भी वहीं से निकलेंगे जहां उनके मस्जिद है। हम तो मस्जिद पर चढ़ेंगे, फिर झंडा भी उतारेंगे, हम तो वहां नारे भी लगाएंगे और फिर बाद में कहेंगे देखो हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है। कोई परेशान नहीं कर रहा। इस देश के 140 करोड़ लोग प्यार मोहब्बत के साथ, भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन ये वोट के लालच में राजनीतिक लोग नहीं रहने देते। ये मैं केवल इतनी अपील करूंगा। अंजना जी, आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब भी यही है। ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान उत्तर प्रदेश के जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री को नहीं देने चाहिए। कभी वो 20-80 की बात करते हैं, सारे लोग भगवा पहनेंगे, यही तो औरंगजेब चाहता था। फिर औरंगजेब में और योगी आदित्यनाथ में क्या फर्क है? औरंगजेब भी तो यही चाहता था कि वो अपने धर्म में ले आए सबको। बधाई हो, यही चाहता था। स्वीकार किया। अब वो आदमी समझाइए नहीं, मैं वो अच्छा था। देखिए सुधांशु जी, आप गलतफहमी ना करें पैदा। मैंने हमेशा कहा है, हर शो में कहा, हर डिबेट में कहा है, अंजना जी की डिबेट में भी था कि औरंगजेब ने अत्याचार किए, उसका हम समर्थन नहीं करते, लेकिन जो औरंगजेब कर रहा था अगर योगी आदित्यनाथ भी वही कर रहे हैं तो आप भी उसका विरोध करें। ये धौंसपट्टी नहीं चल रहा था। योगी आदित्यनाथ दूसरे धर्म पे धौंसपट्टी चलाना ही औरंगजेब पना है। हद होती है डिफेंड करने की। धर्म के नाम पर कट्टरता की बात कर रहे हैं, धर्म के नाम पर कट्टरता की बात करें। जवाब दीजिए, फिर मैं वाजपेयी जी के पास जाऊंगी। कोई कैसे ही पूजा करता है, कोई कैसे ही पूजा करता है। वैसे एक बात मैं ईमानदारी से कहूंगा कि देखिए, एक विचार करने का विषय है कि औरंगजेब के साथ कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन मुस्लिम खड़ा है, किसी भी पार्टी में हो। यहां पर पृथ्वीराज चौहान और बाकी तो छोड़िए, भगवान के साथ कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन हिंदू नहीं खड़ा था। भगवान राम के बारे में अनाप शनाप तक बातें कर रहे थे। ये सोचने का विषय है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, हेट स्पीच। सर सुनिए, अब आप औरंगजेब से सर अपने टर्न पे करिए। मैंने भगवान की बात कही, सुनिए। हाँ, तो बाबरी मस्जिद बनाम राम मंदिर क्या था भाई? आप खुद ही राम की बाबर की तुलना राम मंदिर से नहीं थी। और आपकी सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल जफर याब जिलानी, मुलायम सिंह सरकार के सरकारी वकील, और उसी अदालत में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की तरफ से खड़े होते थे। शर्म आनी चाहिए। और आज कह रहे तुलना हम भगवान के साथ भाजपा के साथ नहीं है। हम भगवान के साथ है, भाजपा के साथ नहीं है, नहीं रहेंगे। भगवान को भाजपा का बनाना ये नहीं होने देंगे। आप कैसी बात कर रहे हैं? एक मिनट कौन कह रहा है कि हम भगवान के हम टीका लगाए? तिवारी जी इतने सुंदर लग रहे हैं, भगवान को मानते हैं, सब लोग मंदिर में जाते, लेकिन आप क्या करते हैं? मस्जिदों में जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, आप वहां छेड़ते हैं। आप हनुमान चालीसा तो केजरीवाल जी भी पढ़ते थे, इंडिया गठबंधन में साथी थे। के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। पूरा कर ले, हम जवाब लेंगे। देखिए, कौन हेड, इन्होंने कहा हेड स्पीच बड़ी है तो भाजपा ही मत देखिए, बनाइए। बीच में डिस्टर्ब करने लगे। सर, हेट स्पीच मैं पूछना चाहता हूं, पर बोली किसने है?
15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, सब देख लेंगे। हेट स्पीच नहीं है, ये सेकुलर स्पीच है। 20 करोड़ 100 करोड़ पे भारी पड़ेंगे, ये सेकुलर स्पीच है। जब योगी मठ में चले जाएंगे और मोदी हिमालय चले जाएंगे, तब तुम्हें बचाने कौन आएगा? ये सेकुलर स्पीच है। हिंदू धर्म वायरस है, कोरोना है, ये सेकुलर स्पीच है। इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म सेकुलर स्पीच है, ये हेट स्पीच नहीं है। मोदी की बोटी बोटी काट डालेंगे, ये हेट स्पीच नहीं है, सेकुलर स्पीच है। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये सेकुलर स्पीच है। मोदी फलाने की मौत मरेगा, ढिमाके की मौत मरेगा, ये सेकुलर स्पीच है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, इतना ज्यादा हेट स्पीच की जो बात कही गई है, और छोटो मोटो ने नहीं की। 2007 में श्रीमती सोनिया गांधी ने मौत के सौदागर के द्वारा इसकी शुरुआत की थी, और इसीलिए और लास्ट में स्पीच नहीं है, सुनिए, हेट स्पीच ही नहीं है, हेट एक्ट है। हो गया तमिलनाडु का पेरम्बूर जिला, कोलत्तूर गांव, वहां मुस्लिमों की आबादी 70% हो गई। उन्होंने कहा परमानेंट बंद मंदिर, हमारी धार्मिक भावना हट होती है। कोई सेकुलरिज्म का सूरमा बोला उत्तर से दक्षिण तक, तमिलनाडु की सरकार ने मान लिया। आखिर में मद्रास हाई कोर्ट साफ लौट रहा है, परमानेंट बंद कर दो। जिस तरह के जो बोलूंगा सिर्फ फैक्ट बोलूंगा, फैक्ट के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा, और ये रेटोरिक के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। इतना तनाव में बच्चे तय कर रहे हैं, फैक्ट नहीं है आपके पास। ये देश की जनता होली भी मनाएगी और जुमे का नमाज भी अदा करेंगे, सब अपने अपने धर्मों का सम्मान करेंगे। लेकिन कोई रंग बदरंग करना चाहेगा, उसका जवाब भी देंगे। ये होली का माहौल खराब है। हम देश की जनता को कहना चाहते हैं, बीजेपी भाजपाइयों के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि ये चाहते हैं नफरत फैलाना। आप भाईचारा कायम रखिए, अपने अपने पर्व त्योहारों को मनाइए, इनके बातों पर मत रहिए। ये देश पहले भी होली मनाता था और हमारे मुस्लिम भाई नमाज भी पढ़ते थे। आज क्या हो गया? क्यों आप इस तरह की बात कर रहे हैं? जब आप कह रहे थे 2 करोड़ नौकरी देने का वादा जुमला था, 15 लाख खाते में आने का वादा जुमला था, तो क्या हो गया आज देश को? 2022 में भी वाजपेयी जी 2022 में भी होली आई थी। होली और जुमा एक दिन था 2022 में। सर एक लाइन में बोल दूं बस। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, अगर हिंदू समाज इतना उदार हो सकता है इन्हीं नेताओं जो बगैर रोजा रखे रोजा अफ्तार कर सकता है, तो मुस्लिम समाज अगर बगैर होलिका जलाए 2 रंग पड़ जाए तो क्या होगा? बोलो भाई, बगैर रोजा रखे रोजा अफ्तार करते थे, ये तो सेकुलरिज्म था। और अगर एक रंग पड़ जाएगा तो बहुत वो होगा। हम इफ्तार भी करते हैं, फलार भी बगैर रोजादारी के रोजा अफ्तार करते थे, हम इफ्तार भी करते हैं, हम करते थे, फलार भी करते हैं। रामनवमी में हम फलार करते हैं, भाटी जी को जवाब देना है हमको। करते हैं। 2013 में 12 से 17 तक अखिलेश बाबू आपके चीफ मिनिस्टर थे। 84 कोस की परिक्रमा होती है यहाँ वृंदावन मथुरा में, बैन कर दी थी आपने। क्या हुआ था? शमशान घाट ऐलान किया था। ठीक है, आप बोलिए। शमशान की पूरे यूपी में, पूरे उत्तर प्रदेश में शमशान की बाउंड्रियां सरकार ने बनवाई थी। क्या हुआ था? देखिए, जड़ को समझिए। तुष्टीकरण का जमाना अब चला गया है। इक्वल राइट दीजिए, इक्वल प्रोटेक्शन दीजिए, लेकिन तुष्टीकरण अब अलाउ नहीं होगी, ये आप समझ लीजिए। तुष्टीकरण भाटी जी, तुष्टीकरण नहीं होगा, लेकिन आपका दुष्टीकरण भी नहीं होगा। आप दुष्टीकरण के रास्ते पे चल रहे हैं। तुष्टीकरण आपने किया है। दूसरे संविधान बताते हैं। ये है नारा, तुष्टीकरण नहीं चलेगा। तिवारी जी, अच्छा बोलिए। आलोक जी, देखिए, मुझे लगता है कि बच्चे यहाँ पर बैठे हैं और पूरा देश आज तक को देख रहा है। ये जो एजेंडा कुछ दिनों से चल रहा है होली को लेकर, दर्शक इससे सतर्क रहें। किसी तरह की कोई छोटी मोटी भी घटना हो तो उसको इग्नोर सब करें, और किसी भी तरह की कोई घटना ऐसी ना हो जिससे बीजेपी उसको राजनीतिक रंग देकर फायदा उठाना चाहे। आखिरी के 10 सेकंड बचे और सुधांशु जी ये वादा करके जाइए कि अगर सीओ से लेकर आपके मुख्यमंत्री तक संभल पर बोल रहे हैं, होली पर बोल रहे हैं, जुमे पर बोल रहे हैं, तो अगर एक भी जगह कल हिंसा होती है आपके शासित राज्य में तो आपकी जिम्मेदारी होगी, ये भी आपको बोलना होगा। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री ने बहुत साफ कहा है कि हिंसा हम नहीं होने देंगे, और जो करने की कोशिश करेगा उसको भी उसका माकूल जवाब देंगे। एक मगर कार्रवाई ना हो, मगर सही न्याय हो। सुनिए, क्यों करेगा? बता रहा हूँ, सही न्याय होना चाहिए। क्या करेगी? बोलिए। ये वो जहनियत है, ये वो जहनियत है
एक्चुअली में हिंदू मुसलमान का विषय नहीं है। मुसलमानों में कट्टरपंथी जहनियत को जल्दी से सियासत का थोक वोट का होलसेलर मानकर राजनीति करने की है, क्योंकि अगर आप उस जहनियत से चलेंगे तो फिर यूपी। हाँ जी, तो यहाँ पे करते हैं वीडियो का एंड। जिस तरह आपने देखा कि अंजना ओम कश्यप हमेशा मुसलमानों के खिलाफ रही हैं और हमेशा बीजेपी के हक में रही है, इसको गोदी मीडिया कहा जाता है। और जो बीजेपी के लीडर हैं वो भी हमेशा मुसलमानों के खिलाफ बकवास ही करते रहे हैं। बिहार के अंदर जो हो रहा है और जहाँ पर मोटरसाइकिलें और हर चीज़ जलाई गई है और मुसलमानों के ख़िलाफ़ हमेशा पथराव हिंदुओं ने किया है और मस्जिदों को तोड़ने की कोशिश की है। कभी ये अकबर का जिक्र इसके अंदर लेके आते जाते हैं, कभी हुमायूं का जिक्र ले आते हैं कि उन्होंने हिंदुओं पर जुल्म किया, ये किया वो किया, लेकिन असल हकीकत इनको पता नहीं है कि असल में हुआ क्या वो, और वो किस तरह मुसलमानों के साथ चलते रहे हैं। अगर आपको मेरा रिएक्शंस अंजना ओम कश्यप के शो के ऊपर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।